सोशल साइंस क्लास 8 हिस्ट्री, इसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसमें यह सेकंड पार्ट है हमारा, जिसमें हम प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। ये हिस्ट्री की बहुत एक फेमस बैटल है, द बैटल ऑफ प्लासी। भारतीय इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। इंडेक्स ऑफ द वीडियो। British East India Company in Bengal, the Battle of Plassey, conditions leading to the battle and its result. After the Battle of Plassey, when company got Diwani of Bengal, importance of the Battle of Plassey, and company officials became nabobs. तो बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से आई, उसके बाद प्लासी का युद्ध, वो घटनाएं जिन्होंने युद्ध के लिए प्रेरित किया, उसके बाद वो युद्ध और युद्ध का परिणाम, युद्ध होने के बाद की क्या स्थिति रही वो पढ़ेंगे। उसके बाद दीवानी बंगाल की मिल गई जब ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसका परिणाम क्या रहा। भारतीय इतिहास में प्लासी का युद्ध क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, उसको हम पढ़ेंगे। और कंपनी के अधिकारी नवाब बन गए, वो पढ़ा जाएगा। फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फैक्टर्स एंड फैक्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू learn about the two terms, factors and factory. What is factor? The traders of East India Company were known as factors, and the place from where factors operated all activities was known as factory. तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी व्यापार करने के लिए भारत में आते थे, उन व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। और जिस स्थान से ये फैक्टर सारी व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करते थे, उस स्थान को फैक्ट्री कहा जाता था। वैसे हम जनरली फैक्ट्री का मतलब कोई कारखाना समझते हैं जहां वस्तुएं बनती हैं, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में फैक्ट्री का मतलब है ब्रिटिश कंपनी के व्यापारियों का कार्यालय, जिसमें उनका कार्यालय और उनका गोदाम दोनों चीज़ें शामिल होती थी। इन फैक्ट्री द ऑफिस एंड द वेयर हाउस बोथ वर इंक्लूडेड। In 1651, first British factory was established on the bank of river Hooghly in Bengal. सन 1651 में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थापित हुई। तो सन 1651 तक ईस्ट इंडिया कंपनी इस स्थिति में पहुंच गई कि उसने बंगाल में बंदरगाह पे डेरा डाल के और हुगली नदी के किनारे अपनी एक फैक्ट्री स्थापित कर ली, मतलब अपना एक गोदाम बना लिया और अपना एक कार्यालय बना लिया, जहां पर उसके व्यापारी कार्य संचालित करने लगे, जिन्हें कि हम फैक्टर कहते थे। कंपनी परसुएडेड द ट्रेडर्स टू सेटल नियर फैक्ट्री। और कंपनी ने ये कोशिश करी कि उसने बहुत सारे व्यापारियों को प्रेरित किया कि वो उसकी कंपनी के उसके फैक्ट्री के आसपास रहने लगे। इन 1696 कंपनी बिगेन टू बिल्ड अ फोर्ट अराउंड दिस सेटलमेंट। और जब कंपनी का जो ये फैक्ट्री बन गई, इसके आसपास बहुत से व्यापारी आके रहने लगे, फिर कंपनी ने ये कोशिश करी कि उस सारे क्षेत्र के चारों तरफ एक किला बना लिया जाए, उसकी किलेबंदी करनी शुरू कर दी। In 1698, company acquired the zamindari's right of 3 villages. One of these villages was Calicut, which is known as Kolkata now. 1698 में कंपनी ने जो उस समय के मुगल अधिकारी थे, उनको रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी उनसे हासिल कर ली। जमींदारी मिलने का मतलब था कि अब उन्हें उन गांवों से लगान वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इन 3 गांवों में से एक गांव का नाम था कालीकता, जिसको कि आज हम बाद में ये विकसित होते होते कोलकाता के नाम से हम आज जानते हैं। लेटर ऑन कंपनी एक्वायर्ड अ फरमान फ्रॉम मुगल एम्पर औरंगजेब। दिस फरमान ग्रांटेड द कंपनी ए राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। बाद में धीरे धीरे कंपनी के अधिकारी प्रयास करते रहे और उन्होंने स्थानीय जमींदारों और सूबेदारों को अपने प्रभाव में लेकर मुगल दरबार तक अपना प्रभाव पहुंचा दिया और मुगल बादशाह औरंगजेब से एक शाही फरमान प्राप्त कर लिया। शाही फरमान का मतलब शाही आदेश। इस आदेश में कंपनी को ये छूट मिल गई कि वो बिना कोई शुल्क चुकाए व्यापार कर सकते हैं। ड्यूटी फ्री ट्रेड मतलब बिना टैक्स वाला ट्रेड कर सकते हैं। After some time, the private traders, officers of the company also tried to misuse the शाही फरमान and refused to pay tax. तो औरंगजेब ने ये छूट केवल कंपनी को दी थी कि वो बिना टैक्स चुकाए व्यापार कर सकती है, लेकिन कंपनी के ऐसे बहुत सारे अधिकारी थे जो प्राइवेट बिजनेस करते थे, वो भी उस बिजनेस में सहयोगी बनते थे। उन्हें इस तरह की छूट सरकार ने नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने उस शाही फरमान का मिसयूज़ किया और उन्होंने भी टैक्स देने से मना कर दिया।
द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी की लड़ाई। ऑल दीज कंडीशन लेड टू बैटल ऑफ प्लासी। जो ये सब परिस्थितियाँ चल रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली नदी के किनारे अपना एक फैक्ट्री स्थापित कर ली, आसपास लोगों को बसा लिया, किलेबंदी प्रारंभ कर दी, 3 गांवों की जमींदारी खरीद कर वहाँ से टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया और बादशाह औरंगजेब से टैक्स फ्री ट्रेड की परमिशन भी ले ली। साथ साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारी जो प्राइवेट ट्रेड करते थे उन्होंने भी टैक्स देने से मना कर दिया। तो ये सारी परिस्थितियाँ प्लासी की लड़ाई की तरफ घटनाओं को ले जा रही थी। द बैटल ऑफ प्लासी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री एज इट वाज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ कंपनी इन इंडिया। भारत के इतिहास में प्लासी की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि ये भारत में कंपनी की पहली जीत थी। दिस विक्ट्री ओपन द डोर्स फॉर कंपनी टू रूल ऑन इंडिया। जो कंपनी यहाँ केवल व्यापार करने आई थी, इस विजय ने, इस जीत ने उसके लिए भारत में शासन के दरवाजे खोल दिए। प्लासी गॉट इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड पलाशी। पलाश इज़ द नेम ऑफ अ ट्री नोन फॉर इट्स रेड फ्लावर्स। हम सब ने सुना है पलाश के फूल, एक लाल रंग के फूलों का पौधा होता है जो पलाश कहलाता है। तो अंग्रेज़ लोगों ने पलाशी शब्द कहना चाहा था, जो बना वो प्लासी, क्योंकि जिस क्षेत्र में ये युद्ध हुआ वो जो एरिया था वहाँ पे पलाश के बहुत सारे पेड़ थे, इसीलिए उन्होंने उसको पलाशी कहते कहते इसका नाम प्लासी पड़ गया। कंडीशंस लीडिंग टू बैटल, युद्ध के लिए जिम्मेदार परिस्थितियाँ या कॉजेज ऑफ बैटल, या प्लासी के युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए, ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तब भी यही सारे पॉइंट्स लिखे जाएंगे। Nawab Murshid Quli Khan was angry with company and the private traders as they were not paying taxes and this situation was causing financial loss for the kingdom. बंगाल राज्य के संस्थापक मुर्शिद कुली खां एक योग्य शासक थे। उनके बारे में हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से उन्होंने बंगाल राज्य की स्थापना की थी। तो वो बहुत नाराज़ थे कंपनी से और उन सारे प्राइवेट व्यापारियों से जो टैक्स नहीं दे रहे थे, और उनके टैक्स ना देने के कारण उनके राज्य को बहुत फाइनेंशियल लॉस हो रहा था, पैसे की हानि हो रही थी। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द नवाब्स ऑफ बंगाल बिगेन टू ओपनली शो देयर अथॉरिटी। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो मुग़ल बादशाह थे वो योग्य शासक नहीं थे। हम जानते हैं, पहले काफ़ी पढ़ चुके हैं उसके बारे में। तो अब वो योग्य शासक नहीं थे और उनकी ज़्यादा अथॉरिटी या उनकी सत्ता का ज़्यादा प्रभाव क्षेत्रीय शासकों के ऊपर नहीं था। अब औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद बंगाल के नवाबों ने अपनी सत्ता का प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया, अपनी शक्ति दर्शानी प्रारंभ कर दी। मुर्शिद कुली खां फॉलोड बाय अली वर्दी खां एंड आफ्टर हिम सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल इन 1756। मुर्शिद कुली खां जिन्होंने बंगाल राज्य की स्थापना की, उसके बाद अली वर्दी खां शासक हुए, वो भी एक अच्छे शासक थे, और उनके बाद सन 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ऑल ऑफ देम वर पावरफुल रूलर्स। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। नवाब सिराजुद्दौला रिफ्यूज टू ग्रांट एनी कंसेशन ऑफ टैक्स टू कंपनी। अब जब नवाब सिराजुद्दौला ने शासन संभाला तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स की छूट देने से मना कर दिया। जो अब तक वो बिना टैक्स दिए व्यापार कर रही थी, सिराजुद्दौला ने उसके लिए मना कर दिया। ही डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर कंपनीज राइट टू ट्रेड। उन्होंने कंपनी से व्यापार के बदले में कुछ नजराने मांगे कि अगर वो व्यापार करने का अधिकार चाहती है कंपनी तो वो राज्य के खजाने में नजराने जमा करे, उपहार जमा करे। ही डिनाइड द कंपनी टू मिंट कॉइन्स। अब कंपनी ने जो अपने सिक्के बनाने शुरू कर दिए थे अपने क्षेत्र में चलाने के लिए, उन्होंने, सिराजुद्दौला ने उनको सिक्के बनाने से रोक दिया। ही स्टॉप द कंपनी फ्रॉम एक्सटेंडिंग फोर्टिफिकेशन। अभी हमने पीछे देखा था कि कंपनी ने अपनी फैक्ट्री के चारों ओर किलेबंदी शुरू कर दी थी, उसे किले का रूप देना शुरू कर दिया था। तो नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को मना किया कि वो अपना किलों का विस्तार बंद करे। नवाब claimed that due to company the Bengal government had to bear huge loss of revenue। नवाब का दावा था कि कंपनी के कारण बंगाल के खजाने को भारी नुकसान हो रहा है। कंपनी टैक्स नहीं दे रही है और उनके टैक्स न देने के कारण बंगाल सरकार को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो रहा है, उनके राजस्व का भुगतान बहुत कम रह गया है। कंपनी रिफ्यूज टू पे टैक्सेस एंड इट्स ऑफिसर्स रोट इंसल्टिंग लेटर्स टू नवाब एंड हिज मैन। तो कंपनी ने टैक्स देने से साफ मना कर दिया। हालांकि नवाब ने कहलवाया था कि उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन कंपनी ने टैक्स देने से साफ मना कर दिया और कंपनी के अधिकारियों ने नवाब के लिए और नवाब के दरबारी, उनके मंत्रियों आदि के लिए अपमानजनक चिट्ठियां लिखी।
कंपनी क्लेम दैट ड्यू टू अनजस्ट डिमांड बाय द गवर्नमेंट ट्रेड ऑफ कंपनी वाज रूइनिंग। कंपनी का कहना था कि सरकार की तरफ से जो ये अन्यायपूर्ण मांगे की जा रही हैं कि नजराने जमा करो, टैक्स जमा करो, किला मत बनाओ, तो इन सब के कारण उनका व्यापार बर्बाद हो रहा है। कंपनी said that for the success of its trade, company had to buy villages, build forts and to get exemption from the taxes। और उनका ये भी कहना था कि उनका व्यापार तभी फल फूल सकता है जब वो गांव खरीदे, किले बनाए और टैक्स में छूट प्राप्त करें। कंपनी tried to depute a puppet नवाब by replacing सिराजुद्दौला but couldn't succeed। अब कंपनी ने ये कोशिश करी कि वो सिराजुद्दौला को हटा दें और उसके स्थान पर एक कठपुतली नवाब बना दें। कठपुतली नवाब का मतलब है कि एक ऐसा नवाब जो कहने को तो नवाब होगा लेकिन वास्तव में वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं करेगा, बल्कि वो कंपनी के अधिकारियों के आदेशों का पालन करेगा। जैसे कि हम जानते हैं, कठपुतली एक निर्जीव गुड़िया जैसी होती है जो अपने आप कुछ नहीं कर सकती, उसको धागों से बांधकर, धागों को हिलाकर उसको चलाया जाता है। तो इसी तरह से वो एक ऐसा नवाब बनाना चाहते थे जो कंपनी के इशारों पर चले। लेकिन सिराजुद्दौला को पता चल गया कि वो उसे हटाकर किसी दूसरे को नवाब बनाना चाहते हैं, इसलिए सिराजुद्दौला ने कंपनी को चेतावनी दी। नवाब asked the company not to interfere in his internal political matters and all these situation led to Battle of Plassey। तो नवाब ने कंपनी को चेतावनी दी कि वो उसके राज्य के आंतरिक राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें, बीच में अपनी टांग ना अड़ाएं, और इस प्रकार ये परिस्थितियां बिगड़ती चली गईं। कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में विवाद बढ़ते चले गए और ये सब स्थितियां प्लासी के युद्ध के लिए उत्तरदायी बनी। द बैटल एंड इट्स रिजल्ट। अब वो प्लासी का युद्ध कैसा रहा और उसके क्या परिणाम सामने आए। ऑल नेगोशिएशंस टू रिजॉल्व द इशू बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड कंपनी फेल्ड। नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में ये सारे मुद्दे सुलझाने के लिए बातचीत की गई, लेकिन सारी बातचीत विफल रही। Nawab marched with 30,000 soldiers to English factory at Qasim Bazar, captured company officials, locked the warehouses and blocked English ships। अब जब सारी बातचीत विफल हो गई तो नवाब ने अपने 30,000 सैनिकों के साथ कासिम बाजार में जो इंग्लिश फैक्ट्री थी उसकी ओर प्रस्थान किया, उस पर हमला किया। वहां जाकर उसने कंपनी के अधिकारियों को बंदी बना लिया, उनके गोदामों में ताला लगा लिया और अंग्रेज़ों के जहाज़ जो आ रहे थे नदी से उनको रोक दिया गया। देन नवाब मूव टुवर्ड्स द इंग्लिश फैक्ट्री इन कैलकटा। अब जब उनको कासिम बाजार में नवाब को सफलता मिली, तब उन्होंने कैलकटा में जो इंग्लिश फैक्ट्री बनी हुई थी, जो किला बना हुआ था, अपनी सेनाओं के साथ नवाब उस तरफ बढ़े। कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंड फोर्सेज अंडर कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। नेवल फ्लीट्स वर आल्सो विद हिम। अब ये खबर कि कंपनी का कलकत्ता का किला हाथ से निकल गया है, कासिम बाजार का किला हाथ से निकल गया है, ये खबर जब मद्रास तक पहुंची तो कंपनी के अधिकारियों ने मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाएं भेजी और उन सेनाओं के साथ साथ जल सेना को भी भेजा गया। ही नेगोशिएटेड विद नवाब बट नेगोशिएशन फेल्ड। रॉबर्ट क्लाइव ने भी नवाब से बातचीत की, लेकिन ये बातचीत भी विफल हो गई। इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव एंड नवाब वर इन द बैटल फील्ड। और परिणाम ये रहा कि सन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और नवाब दोनों युद्ध के मैदान में आमने सामने थे। कौन सा मैदान? प्लासी का मैदान। मीर जाफर, वन ऑफ सिराजुद्दौला's कमांडर, चीटेड हिम एंड हिज फोर्सेस डिडंट टेक पार्ट इन द बैटल। तो अब रॉबर्ट क्लाइव को इस बात का अनुमान था कि सिराजुद्दौला काफ़ी शक्तिशाली शासक है, उसको हराना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने एक चाल चली कि सिराजुद्दौला के एक सेनापति मीर जाफ़र को अपनी ओर मिला लिया और मीर जाफ़र ने अपने नवाब के साथ धोखा किया। जब युद्ध शुरू हुआ तो मीर जाफ़र की सेना की टुकड़ी ने युद्ध में भाग ही नहीं लिया। यहाँ इस पिक्चर में हम नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव को देख रहे हैं, जिनके बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव गॉट द सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग हिम टू मेक नवाब आफ्टर सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र की मदद कैसे हासिल करी? उसने उससे ये वादा किया कि जब सिराजुद्दौला को हरा दिया जाएगा तो मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। और मीर जाफ़र इस लालच में आ गया और उसने युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा दिया। अब इसका वही परिणाम हुआ जो रॉबर्ट क्लाइव चाहता था। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड इन द बैटल एंड वाज किल्ड। सिराजुद्दौला युद्ध में हार गया और उसको मार डाला गया। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की लड़ाई के बाद
अब ये प्लासी का युद्ध हो गया और इसका परिणाम भी हमने देख लिया कि बंगाल के जो एक योग्य शासक थे नवाब सिराजुद्दौला, वो इस युद्ध में मीर जाफ़र की गद्दारी के कारण हार गए और उनको मार डाला गया। अब युद्ध के बाद बंगाल की क्या स्थिति हुई? Mir Jafar was made the Nawab as company was still unwilling to bear the responsibilities of administration itself. मीर जाफ़र जिसने कि युद्ध में गद्दारी की थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसी को बंगाल का नवाब बना दिया, क्योंकि कंपनी एक ऐसा ही नवाब चाहती थी जो कठपुतली बनकर उसके इशारों पर नाचे, और इसी उम्मीद से उन्होंने मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। कंपनी चाहती तो वो खुद भी जिम्मेदारी ले सकती थी, खुद भी वो नवाब बन सकती थी, लेकिन कंपनी अभी भी प्रशासन की जिम्मेदारी संभालना नहीं चाहती थी। वो केवल अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते थे, और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उनको शासन का सहयोग चाहिए। इसके लिए उन्होंने मीर जाफ़र को नवाब बनाया। पपेट नवाब्स वर ऑल्सो नॉट एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड। हालांकि कंपनी को लगा था कि ये कठपुतली नवाब उनके लिए बहुत लाभदायक साबित होंगे, लेकिन ये उनके लिए उतने सहायक नहीं साबित हुए जितना कि वो चाहते थे, क्योंकि जो नवाब है उसको अपनी जनता की नज़र में ये दिखाना होता है कि नवाब मैं हूँ, अपनी जनता की नज़र में अपना सम्मान बरकरार रखना होता है। इसलिए कई बार वो कंपनी की बातों को मानने से इनकार भी कर देते हैं। When Mir Jafar protested, company deposed him and installed Mir Qasim in his place. जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया, तो कंपनी ने मीर जाफ़र को हटा दिया और उसके स्थान पर मीर कासिम को नवाब बना दिया। When Mir Qasim complained he was defeated in the Battle of Buxar in the year 1764. कुछ समय बाद मीर कासिम भी पपेट नवाब नहीं बन सका, वो भी कठपुतली नवाब नहीं बन सका, और उसने भी शिकायत करना, विरोध करना शुरू कर दिया। अब कंपनी को लगा कि मीर कासिम भी उनके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्होंने बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम को हरा दिया। 1764 में ये बक्सर का युद्ध हुआ कंपनी और मीर कासिम के बीच, जिसमें मीर कासिम हरा दिए गए। After the Battle of Buxar, Mir Qasim was driven away of Bengal and Mir Jafar was reinstalled. इस युद्ध के बाद मीर कासिम को बंगाल से निकाल दिया गया और फिर से मीर जाफ़र को ही गद्दी पर बैठा दिया गया। He was died in 1765. सन 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई। Now company was fed up with the puppet Nawabs, so Robert Clive declared, "We must become Nawabs ourselves." अब कंपनी अपने ये पपेट नवाब वाली जो उनकी स्ट्रेटजी थी, कठपुतली नवाब बनाने का जो उनका एक नीति थी, वो फेल हो गई। वो थक गए थे इससे, क्योंकि उन्होंने बार बार देखा था कि कठपुतली नवाब भी उतने अच्छे साबित नहीं होते, वो लोग भी अपनी मनमर्जी चलाने लगते हैं, कंपनी के इशारों पर नहीं चलते। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने घोषणा कर दी कि अब हम खुद ही नवाब बनेंगे। वी मस्ट बिकम नवाब्स आवरसेल्फ। अब हम खुद ही बंगाल के नवाब बनेंगे। In 1765, the Mughal Emperor appointed company as the दीवान ऑफ बंगाल। और सन 1765 में मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान घोषित कर दिया। और दीवान घोषित करने का मतलब आप जानते हो, जिसको दीवान बना दिया जाता है उसको राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल जाता है। दीवान हैड द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द होल स्टेट। पूरे राज्य से वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार दीवान को मिल जाता है। तो अब ये अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। When company got दीवानी ऑफ बंगाल, जब कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई, अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवान बन गई। प्लासी के और बक्सर के युद्ध के बाद अब उस दीवानी को प्राप्त करके उनको क्या क्या लाभ हुआ। Now the company got the right to receive revenue from the public. Now the company owned the huge revenue resources of Bengal. अब कंपनी को बंगाल के लोगों से लगान वसूल करने का, टैक्स वसूल करने का अधिकार मिल गया, और इस प्रकार बंगाल के विशाल राजस्व स्रोतों पर, राजस्व संसाधनों पर कंपनी का अधिकार हो गया। बंगाल उस समय एक बहुत बड़ा प्रांत था, जिसमें अभी जो हमारा प्रेजेंट वेस्ट बंगाल स्टेट है वो भी शामिल था, अभी का जो एक बांग्लादेश देश है वो भी शामिल था। तो इस प्रकार एक इतने बड़े विशाल क्षेत्र का राजस्व संसाधन सारे कंपनी के नियंत्रण में आ गए। Earlier, company had to import gold and silver from Britain to buy Indian goods. But now, revenue from Bengal could finance company expenses. अब कंपनी जब भारत के साथ व्यापार करती थी तो यहाँ से सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, मसाले आदि खरीदने के लिए
बदले में कंपनी को कुछ सामान देना था और उस समय ब्रिटेन में ऐसा कोई सामान नहीं था जिसकी भारत में डिमांड हो। इसलिए कंपनी को ब्रिटेन से सोना चांदी मंगाना पड़ता था और भारतीय सामान के बदले भारत के व्यापारियों को वो सोना चांदी देना पड़ता था। तो पेमेंट करने का तरीका कंपनी के पास क्या था? सोना चांदी। लेकिन अब क्या हुआ? अब उनको बंगाल से लगान वसूल करने का अधिकार मिल गया और अब जो सामान वो खरीदते थे अपने देश में भेजने के लिए, उसका पेमेंट वो बंगाल की दीवानी से प्राप्त हुए धन से कर देते थे। दिस रेवेन्यू कुड बी यूज्ड टू परचेज गुड्स फॉर ट्रेड, मेंटेन ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कंपनी फोर्ट्स एंड ऑफिसेस। बंगाल की दीवानी से जो वो राजस्व का धन इकट्ठा करते थे, उसी से वो व्यापार के लिए सामान खरीदते थे, अपनी सेनाओं का रखरखाव करते थे और कंपनी के किले और दफ्तर बनाने का खर्च भी वो उसी पैसे से निकाल लेते थे। तो इस तरह से अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रास्ता बहुत आसान हो गया। वो भारत की ही जनता से पैसे वसूल करते थे, टैक्स वसूल करते थे और उस धन का प्रयोग वो भारत की जनता के खिलाफ और अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में करते थे। इम्पोर्टेंस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाई इज द बैटल ऑफ प्लासी फेमस इन हिस्ट्री? प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। द बैटल ऑफ प्लासी इज वेरी फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज इट was द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ कंपनी इन इंडिया। ड्यू टू दिस बैटल कंपनी गॉट द दीवानी ऑफ बंगाल। The victory in this battle solved the problem of finance for the company. The victory in this battle showed the company the path to rule over India, and this victory turned the trader into the ruler. क्योंकि ये कंपनी जो है उसकी पहली बड़ी जीत थी। ये प्लासी का युद्ध इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भारत में ये कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। इस युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई। बंगाल की दीवानी प्राप्त होने से कंपनी की जो फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, जो धन की समस्या थी, वो सॉल्व हो गई। अब उनको धन के लिए सोना चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं रही, वो धन उनको यहीं से मिलने लगा। इस युद्ध की जीत ने कंपनी को भारत पर शासन का रास्ता दिखा दिया। अब तक कंपनी के दिमाग में शासन की बात नहीं थी, वो केवल व्यापारी थे, लेकिन इस युद्ध की जीत ने उनको शासन का मार्ग दिखा दिया। एंड द विक्ट्री इन दिस बैटल टर्न द ट्रेडर इनटू द रूलर। और इस युद्ध की जीत ने व्यापारी को शासक बना दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी, एक व्यापारिक कंपनी थी, अब वो रूलर बन गई, शासक बन गई। और धीरे धीरे उनका ये शासन का लोभ बढ़ता चला गया और बंगाल से बढ़ते बढ़ते वो पूरे भारत के शासक बन गए। ऐसा कैसे हुआ वो अभी हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। कंपनी के अधिकारी नवाब बने। ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स। हर कंपनी का नौकर या अधिकारी वो भारतीय नवाबों की तरह रहने के सपने देखता था। जो कंपनी के अधिकारी जब भारत में आते थे और वो यहाँ के नवाबों की शान शौकत देखते थे, तो उनको लगता था कि हम भी इसी तरह का जीवन जिए, तो वो भी नवाब बनने के सपने देखते थे। नवाब शब्द को वो उच्चारण नहीं कर पाते थे, इसलिए वो उसको नवाब कहते थे। After the Battle of Plassey, Nawabs of Bengal were forced to give vast land and money as gifts to company officials. प्लासी का युद्ध जब कंपनी जीत गई तो उसके बाद जो नवाब बने उन सभी को इस बात के लिए मजबूर किया गया कि वो कंपनी के अधिकारियों को बड़ी बड़ी ज़मीनें और धन उपहार के रूप में दें। तो जो कंपनी के अधिकारी थे वो बड़ी बड़ी ज़मीनों के और धन दौलत के मालिक बन गए। When Robert Clive left India, his Indian fortune was worth $4,01,102. He was cross-examined by British Parliament, which was suspicious on his wealth. रॉबर्ट क्लाइव, जिसने कि प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया और वो 2 बार कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर रहा, उसने भारत में रहकर इतना धन कमाया कि जब वो वापस लौटा तो उसकी धन दौलत की कीमत $4,01,102 आकी गई। और हालांकि उसको एक बार भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन खुद उसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए और जब वो वापस लौटा तो ब्रिटेन की संसद में उस पर इस शक के साथ जांच की गई कि शायद उसने भारत में कुछ भ्रष्टाचार किया है। बाद में उसने सुसाइड कर लिया। ऑल ऑफिशियल्स वर नॉट लकी एनफ टू मेक मनी, मैनी ऑफ देम डाइड अर्ली इन इंडिया। हालांकि सारे ब्रिटिश अधिकारी, सारे कंपनी के अधिकारी इतने ज़्यादा लक्की नहीं थे कि वो यहाँ से पैसा कमाते।
बहुत सारे अधिकारी ऐसे साबित हुए जो भारत आकर यहाँ की जलवायु का सामना नहीं कर पाए। यहाँ अनेक बीमारियों ने उन्हें घेर लिया और कुछ युद्ध में मारे गए। तो युद्ध, बीमारी और जलवायु संबंधी विषमताओं के कारण बहुत से अधिकारियों की मृत्यु भी हो गई। इस तरह से ये प्लासी का युद्ध का पोर्शन ख़त्म हुआ और प्लासी का युद्ध के साथ ही भारतीय इतिहास का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमने समझ लिया। अब आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारत में अपने शासन का विस्तार किया। प्लासी के युद्ध के साथ तो उन्होंने अपने पाँव रख लिए, अब उन्होंने विस्तार कैसे किया वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।